अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अख्तर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं डबल ए न्यूज़। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जज जस्टिस काजी फैज़ ईसा के ख़िलाफ़ हुकूमत की जानिब से दायर करदा रेफरेंस उड़ा दिया है। उसके साथ साथ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की जानिब से जारी करदा शुकाज नोटिस भी ख़त्म करते हुए मामला FBR के सुपुर्द कर दिया है और उन्हें हिदायत की है कि 7 रोज़ के अंदर अंदर इस हवाले से मज़ीद तहकीकात करके नोटिस एहलिया को अरसाल किए जाएं और उनसे वो तमाम तर तफसीलात हासिल की जाएं जो वो सुप्रीम कोर्ट में पेश कर चुकी हैं। इस हवाले से आज जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 10 रुकनी फुल कोर्ट ने 46 समातों के बाद फ़ैसला महफूज किया था और 4 बजे ये फ़ैसला सुनाया जाना था और 4:10 पर यह फ़ैसला सुनाया गया है और जिसमें इस रेफरेंस को जो है बदनीति पर मबनी करार देते हुए खारिज कर दिया गया है और इसको कलअदम करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुकाज नोटिस भी ख़त्म कर दिया है जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने जारी किया था। 7 जजेस ने मामला FBR को रेफ़र करने का हुक्म दिया है जबकि 3 जजेस ने इस हवाले से इख्तलाफी नोट लिखा है। इख्तलाफी नोट लिखने वालों में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस मकबूल बाकर शामिल हैं, जबकि दीगर 7 जजेस जिनमें उमर अता बंदियाल और दीगर जजेस शामिल हैं उन्होंने मामला FBR को भिजवाने और उन्हें मज़ीद कार्रवाई करने के लिए हिदायत की है और इस हवाले से FBR को भी हिदायत की गई है कि यह मामला इस पर रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को अरसाल की जाए और एक लिहाज से ये जस्टिस काजी फैज़ ईसा पर एक तलवार भी लटका दी गई है कि अगर FBR इस हवाले से रिपोर्ट पेश कर देता है और वो समझता है कि टैक्स के मामलात में जज साहब की अहली और जज ने जो है वो कानून के मुताबिक मामलात नहीं निपटाए हैं तो आज खुद सुप्रीम जुडिशल कौंसिल इस पर कार्रवाई का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए कार्रवाई कर सकती है और ये मामला अब एक लिहाज से ख़त्म हो गया है और हुकूमत के लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक है कि हुकूमत ने जस्टिस काजी फैज़ ईसा को फारिग कराने के लिए जो रेफरेंस दायर किया था आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको बाज़ाब्ता तौर पर कलअदम करार दे दिया है और इस हवाले से मुख्तसर फ़ैसला जारी किया गया है। तफसीली फ़ैसला बाद में जारी किया जाएगा। आज के फ़ैसले में अहम बात जो की गई है वो ये है कि रेफरेंस एक तो बदनीति पर मबनी था, दूसरा ARU जो जिसके तहत मालूमात इकट्ठी की गई और जिसने सदर मुमलिकत को जज के ख़िलाफ़ रेफरेंस भिजवाने और कार्रवाई करने के लिए सिफारशात भिजवाई थी, उनकी सिफारशात उस इदारे को ही अदालत ने जो है इस काबिल करार नहीं दिया है कि वो इस तरह के मामलात में मुदाखलत कर सकता। मामला अब FBR के पास है और चूँकि ये कराची से इस्लामाबाद ये मामला एहलिया का रेफ़र किया गया था और मालूमात उनकी यहाँ अब इस्लामाबाद में आनी थी तो इस पैटर्न पे भी जो है अब एहलिया को तमाम तर मालूमात फराहम करनी होंगी, उसके बाद ही मज़ीद प्रोसेस चल सकेगा। आज आपको ये भी बताते चलें कि आज जब समात का आगाज़ हुआ था तो इसमें फ़रोग़ नसीम जो हुकूमत के वकील थे उन्होंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की थी कि और ये बावर कराने की कोशिश की थी कि ये रेफरेंस कानून के मुताबिक था, जो मालूमात इकट्ठी की गई वो भी जिस फोरम ने वो इकट्ठी की वो भी कानून के मुताबिक था। ताहम आज अदालत ने उनकी इन सारी बातों को मुस्तरद कर दिया है और रेफरेंस कलअदम करार दे दिया है। इस रेफरेंस के कलअदम करार दिए जाने के बाद अब माहिरीन ये कह रहे हैं कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा को इस बात का हक हासिल हो गया है कि अब वो गलत और झूठा रेफरेंस फ़ाइल करने वालों के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई के लिए अदालत को दरख्वास्त दे सकते हैं। ताहम अभी ये सब कबल अज़ वक्त है और इस वाले से हुकूमत अभी सोच रही है कि इस फ़ैसले को जो है इस पर नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की जाए या नहीं और अगर वो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला तस्लीम कर लेते हैं जैसे फ़रोग़ नसीम ने अदालत में ये दलाइल में मौक़िफ़ भी इख्तियार किया था कि सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस बात पर तैयार हैं कि ये मामला FBR को अगर अरसाल कर दिया जाए और FBR इस पर कोई फ़ैसला करता है और इस वाले से कोई कार्रवाई करता है तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। अब बज़ाहिर तो अब यही लग रहा है कि ये मामला अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट में नहीं आएगा और FBR ही इस मामले को डील करेगा और हुकूमत भी जो है इस हवाले से नज़रसानी दरख्वास्त दायर नहीं करेगी और वैसे भी अब मज़ीद तफसीलात तभी मालूम हो सकेंगी जब तफसीली फ़ैसला अदालत जारी करेगी। अभी जो मुख्तसर फ़ैसला आया है
उसमें जस्टिस काजी फैज़ ईसा के ख़िलाफ़ हुकूमती रेफरेंस को कलअदम करार देते हुए उनके ख़िलाफ़ जो शुकाज नोटिस जारी किया गया था सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की जानिब से, उसको भी कलअदम करार दे दिया गया। उसके साथ साथ 3 जजेस ने जो इख्तलाफी नोट लिखा है, उन्होंने उन बाकी बार एसोसिएशंस की दरख्वास्तों को भी काबिल समाअत करते हुए उनको मंजूर किया है, जबकि 7 जजेस ने जस्टिस काजी फैज़ ईसा की ज़ाती दरख्वास्त को मंजूर करते हुए उस पर ये अहकामात जारी किए हैं। आने वाले दिनों में हुकूमत के साथ क्या हो सकता है और ये मालूमात किन बुनियादों पर इकट्ठी हुई थी, इसके पीछे पसे पर्दा क्या हक़ाइक़ थे, क्या मामला थे, ये सारी चीज़ें आने वाला वक्त बताएगा। और इस हवाले से कि हुकूमत के ख़िलाफ़ क्या महाज खड़ा हो सकता है, उसके ख़िलाफ़ क्या दरख्वास्तें दायर हो सकती हैं। जस्टिस काजी फैज़ ईसा जो एक लिहाज से अब स्ट्रांग पोजीशन पर आ गए हैं और मुनीर मलिक ने जिस तरह से अपने दलाइल में कहा था कि ये दरअसल ये रेफरेंस इसलिए दायर किया गया है कि फाजिल जज ने फैज़ाबाद धरने के हवाले से फ़ैसला दिया था, जिसमें तहरीक लब्बैक के धरने में ISI और दीगर की मुआवनत का जिक्र है, और उस हवाले से जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे और इस हवाले से फ़ैसला दिया था। और इन मामलात को देखते हुए समझा यही जा रहा है, मुनीर मलिक का कहना यह था कि ये रेफरेंस बदनीति पर मबनी है और जानबूझकर दायर किया गया है ताकि ये जज जो है ये आउट हो सके। और ये भी आपको बता दें कि ये सुप्रीम कोर्ट में बलूचिस्तान की सूबे में से ये आखिरी जज थे जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे हैं, और या मुस्तकबिल में ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बनेंगे। और ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान उस वक्त बनेंगे जब ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म होने वाली होगी और नए इंतखाबात आ रहे होंगे। इसलिए भी इस हुकूमत को ख़दशा था कि अगर ये जस्टिस काजी फैज़ ईसा अगर ये जज रहे और आगे जाके ये चीफ जस्टिस बन गए तो फिर उनके लिए इलेक्शन में मसाइल पैदा हो सकते हैं और आने वाले दिनों में उनके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। इसी वजह से शायद इसके पसे पर्दा जो उनके आइनी और कानूनी माहिरीन हुकूमत के थे वो हुकूमत को ये बावर करा रहे थे कि ये शख्सियत उनके लिए मुश्किलात का बायस बन सकती है, उनके लिए परेशानी पैदा कर सकती है। इसलिए इसको फिलफौर जिस तरीके से भी हो इसको हटाया जाए, इसके लिए कानूनी तरीका इख्तियार किया गया और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में बाकायदा एक रेफरेंस दायर किया गया जिसमें जस्टिस काजी फैज़ ईसा पर यह इल्ज़ाम आयद किया गया कि उनकी अहलिया के पास जो जायदादें हैं और जो असासे हैं वो दरअसल जस्टिस काजी फैज़ ईसा के ही हैं और इन्हीं के पैसों से ख़रीदे गए हैं, मगर ये जानबूझकर इन्होंने अपने असासे ज़ाहिर नहीं किए हैं। असासे ज़ाहिर ना करने की वजह से ये आइन के आर्टिकल 209 के तहत नाअहल करार पाते हैं, इसलिए ये जज के ओहदे के लिए अहल नहीं है, इसलिए इनको खालिद इसको इस जजेस के ओहदे से सबको दोष किया जाए। इस पर काफ़ी दिनों तक ये समाअत चलती रही, तो तकरीबन 46 समाअतों में फ़रोग नसीम समेत दीगर वकला ने अपने अपने दलाइल दिए हैं और हुकूमत की जानिब से कोशिश की गई है, साबित करने की कोशिश की गई कि ये जो रेफरेंस था ये हकीकत पर मबनी है, मालूमात दुरुस्त हैं और जो भी मामला सामने आए थे वो हकीकत पर मबनी है। इसलिए हुकूमत चाहती है कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, जबकि जस्टिस काजी फैज़ ईसा के वकला जिनमें मुनीर मलिक और दीगर वकला शामिल थे, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये रेफरेंस बदनीति पर मबनी है, ये अदलिया को तकसीम करने की कोशिश है, अदलिया पर एक बार है, उसकी आज़ादी के ख़िलाफ़ एक लिहाज से एक होने वाली एक कार्रवाई है, इसलिए इस रेफरेंस को कलअदम करार दिया जाना ज़रूरी है। इस हवाले से अमाना कंडरानी ने भी और दीगर जो वकला पेश हुए उन्होंने शादोमत से इस बात की शदीद मुखालफत की कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा के ख़िलाफ़ ये रेफरेंस दरअसल अदलिया के ख़िलाफ़ है, ये वकला बरादरी के भी ख़िलाफ़ नहीं, या किसी के भी ख़िलाफ़ नहीं, ये आइन कानून और सुप्रीम कोर्ट के बतौर इदारे के ख़िलाफ़ है, इसलिए इसको कलअदम करार दिया जाना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको कलअदम करार दे दिया है और आने वाले दिनों में तफसीली फ़ैसला क्या आता है, जैसे ये फ़ैसला आएगा वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया, देखते रहिए AA न्यूज़।